Assalamu alaikum. Welcome you all at Mohammadi Physiotherapy Organization platform. My name is Ikra Urooj and I am third year DPT student at ISRA Institute of Rehabilitation Sciences, ISRA University, Karachi campus, and regional head of Physio Youth Organization from Karachi. CEO of Physio Youth Organization is Mohammad Tanveer, final year DPT student at University of Sargodha. Diploma in Surgery from Nishtar Medical University and Hospital Multan. Diploma in Dispensary from Punjab Medical Faculty. Managing Director at the Iris Clinic and Rehabilitation Center, मुल्तान। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा मोटिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने। हमारा मोटिव है कि हम फिजियोथेरेपी को प्रमोट करें थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जिसमें हमने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। वो हम चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तरफ। वो हैं फ्री मेडिकल कैंपिंग सेशंस होते हैं हमारे, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को, फिजियो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं, फिजियो यूथ क्लिनिक प्रोजेक्ट्स हैं, वेबिनार प्रोजेक्ट्स हैं, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स हैं, कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट्स हैं फॉर ऑल, फिजियो यूथ लैब प्रोजेक्ट्स हैं, और रिसेंटली हमने जो है ये अपने कराची से स्टार्ट किया है केस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट 2020। इसमें यह है कि हमारे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर डीपीटी स्टूडेंट्स जो हैं वो केस प्रेजेंटेशंस देते हैं, और ये मतलब ऑल ओवर जहाँ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं रीजनल वाइज, ये वहाँ चलता रहेगा। सही। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ, डॉक्टर मोहम्मद याहिया नूरी। ही इज टीचर, ऑथर and lifelong learner. He has completed his MBBS from Dow University and PhD in Infection and Immunity from University of Glasgow, UK. Masters in Applied and Organizational Psychology, MBA in Marketing, Masters in Islamic Studies, Dars-e-Nizami from Wifaqul Madaris, and currently he is working as an associate professor at Dow University and visiting faculty at Institute of Business Management, and he is working for students' professionalism, promotion, success, and today he will talk about topic creating successful career, कि हम अपने कैरियर को, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन हम अपने कैरियर को सक्सेसफुल किस तरह कर सकते हैं, और हम मतलब किस तरह उसको मोटिवेटली या हम किस तरह उससे सक्सेसफुली लेकर चल सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ। नाउ सर यू कैन प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। और मैं आपको ना अपनी ज़िंदगी की एक बिल्कुल शुरू की कहानी से बात शुरू करना चाहूँगा। तो इंटरमीडिएट का ज़माना है, मैं इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दे रहा था, तो मेरी मदर की डेथ हो गई, फादर पहले भी नहीं थे। तो हुआ ये कि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि मैं किसी तरीके से अब कुछ खुद से अपने लिए करना शुरू करूँ। अभी एडमिशन्स नहीं हुए थे, और ज़ाहिर है जिस तरह सब लोग इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स देने के बाद अपने एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा था और साथ-साथ कुछ करना चाहता था। तो मैंने ज़िंदगी में उस वक़्त तक मुझे एक ही काम आता था, मैंने पढ़ाया था। मतलब मैं क्लास 8 में था तो शायद मैंने पहली कोई तमीज़ की ट्यूशन पढ़ाई, उससे पहले भी हल्का-फुल्का मैं पढ़ाता रहा। तो मुझे एक ही काम आता था, वो मैं चाहता था कि मैं किसी तरह तलाश करूँ किसी जगह पर कि मुझे कहीं पढ़ाने को जगह मिल जाए। तो मैं 1-2 लोगों के पास गया रेफ़रेंस के लिए, अपने जानने वालों के पास, उन्होंने मुझे कहीं इधर-उधर भेजा। मैंने बड़े इधर-उधर चक्कर लगाए, तो हर कोई ये कहता था कि भाई अभी तो आपने इंटरमीडिएट ही किया है, तो आप किस तरह पढ़ा सकते हैं हमारे पास। ज़ाहिर है मैं कोई कोचिंग सेंटर तलाश कर था, प्राइवेट ट्यूशन्स थोड़ी बहुत मिल गई थी, तो गुज़ारा हो रहा था जैसे-तैसे। तो बहरहाल एक दिन इसी तरह घूमते-घूमते मैं घर से निकला और अक्रॉस खालिद बिन वलीद रोड एक कोचिंग सेंटर था, सनी कोचिंग सेंटर, तो मैं वहाँ चला गया और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई मैं जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ, बायोलॉजी मुझे पढ़ाना आती है और मेरा
उस वक्त तक ये तय पा गया था कि मेरा डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, रिजल्ट्स आ गए थे। तो मैं डीएमसी में पढ़ना शुरू करने वाला हूँ, और हम तो वैसे ही अपने आप को डॉक्टर कहलाना शुरू कर देते हैं, तो मैं जनाब डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मैं आपके यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे तरह दिया एज यूजुअल, जो जवाब मुझे कोई ये 25वीं 26वीं जगह थी जहाँ से मुझे इस तरह का जवाब मिला था कि ठीक है हम देख लेंगे, आपको जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे, आप अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें। फिर मैं थोड़ा सा और लेफ्ट पे वॉक करता हुआ एक मुझे मेरिटोरियस नजर आया, तो मैं मेरिटोरियस में दाखिल हुआ। तो यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्स जरा डिफरेंट था। तो मुझे जो पहले साहब मिले उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक और टीचर से मिलाता हूँ, उनका ताल्लुक एडमिन से था। तो मुझे हमारे सर आमिर अरशद होते हैं उनके पास ले गए। उन्होंने थोड़ा सा सबकी मेरे साथ थोड़ी मुझसे सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा देखिए मैं आपको खुद तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि हमारे एक और साहब होते हैं और वो हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं, तो हम जब उनसे मिलवा देंगे आपको तो फिर हम कुछ कह सकेंगे, वही डिसाइड करेंगे। अच्छा जी आप घर चले जाएं, अपना नंबर छोड़ दें। फिर एक दो दिन में कॉल आ गई मुझे या तो 6-7 लोगों ने मिलकर मेरा इंटरव्यू लिया, और जाहिर है मेरी जिंदगी का वो पहला तजर्बा था। मैं बड़ी प्रोटेक्शन में बड़ा हुआ था, अपनी अम्मी की गोद में ही रहता था सारा एक तरह से, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी। लेकिन ये कि उस इंटरव्यू के 2 दिन क्लास 9th में ट्राई करना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गई, क्लास शुरू हो गई। 1 साल मैंने मेरिटोरियस में पढ़ाया, उसके 3 कैंपसेस में। फिर उसके बाद मैंने दुनिया और एक्सप्लोर करना चाहता था, तो मैं इधर उधर भी निकल गया, थोड़ा सा मुख्तलिफ और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता रहा। 10 साल बाद मेरिटोरियस में आया, उससे पहले मेरिट एंड मेरिट में पढ़ाया। तो ये एक पैरेलल कैरियर था थ्रू आउट मेरा जो चलता रहा, और जो अभी भी चल रहा है, जिसको आप कह लें कि ये टीचिंग कैरियर है। 20 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर मुझे कहें कि जी फलां टॉपिक आपने पढ़ाना है और इसका ताल्लुक उस किसी सब्जेक्ट से हो जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत मिनिमम सी प्रिपरेशन के बाद उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स को छोड़कर जितने क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ बड़े सुकून और इत्मीनान से पढ़ा सकता हूँ। अच्छा इस दौरान में जनाब एमबीबीएस चल रहा था, एमबीबीएस कर लिया, फिर कुछ अरसे डॉक्टर पंजवानी सेंटर में रहा, बीच में हाउस जॉब हुई, ये पढ़ाना जारी रहा तकरीबन ऑन एंड ऑफ। फिर पीएचडी करने चला गया, वहां से वापस आया, वहां से वापस आकर भी पढ़ाता रहा। और अभी भी मैं विजिटिंग अपने यहाँ नॉर्मली तो पढ़ाता ही, लेकिन विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे सीबीएम के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। वहाँ मैं हेल्थ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और अभी इंशाल्लाह हम कुरान करीम के सिलसिले से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कलिमात के नाम से, जो कि इस थर्सडे से इंशाल्लाह शुरू होगा, जिसको हमने कुछ इस तरह तरतीब दिया है कि मुझे लगा कि जो गैप है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर उनको देख रहा था, और मुझे लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो कम है, तो हम कोशिश करेंगे उस गैप को फिल करें, जिसके अंदर आप स्टूडेंट सेंटर्ड ये प्रोग्राम होगा। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये 20 साल मुझे टीचिंग के अंदर इसलिए घुमाया था कि मैं शायद उसकी किताब को पढ़ाने की सआदत हासिल कर सकूं। हम आज करियर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। करियर जो है ना, उसमें और जॉब में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। जॉब आज मेरे पास है, कल मेरे पास कोई दूसरी जॉब थी, हो सकता है परसों मेरे पास कोई दूसरी जॉब हो। आप अगर, क्योंकि आपकी ऑडियंस मेनली फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मैं उनको इंक्लूड करूंगा। आप में से सारे लोग बैचलर्स कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं लेकिन हर बंदा एक डिफरेंट अंदाज में सोच रहा होता है। कोई सोचता है कि जी मेरा अपना सेटअप हो, कोई सोचता है कि जी मुझे कोई जॉब मिल जाए, कोई ये भी सोचता है, थोड़ा आउट गोइंग होता है कि यार मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स जो है उसका बिजनेस करना शुरू कर दूं। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अच्छा हमारे सामने नॉर्मली क्या होता है जब हम इस करियर के टाइम से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली बैचलर्स के लेवल के ऊपर, हमारे सामने ये होता है जनाब कि हम किसी तरीके से बस एग्जाम पास करें, जान छुड़ाएं। और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने भी बहुत बाद में जाकर सीखी, और कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको उतना इंतजार ना करना पड़े और उतनी ठोकरें ना खानी पड़े जो मुझे खाने को मिली। तो हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने पे होती है, जीपीए मेंटेन करने पे होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये मेंटालिटी जो है ना, ये बैचलर लेवल से उठ के मास्टर्स लेवल पे भी चली गई है।
और एमफिल और एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यही देख रहे होते हैं यार बस किसी तरह जीपे आ जाए, मैं कुछ सीखूं या ना सीखूं। इस वजह से क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ जीपे पे होती है, हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमें नेटवर्किंग करनी है। अच्छा, मैं दूसरे साहब का नाम आपको मिस कर गया, डॉक्टर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब थे। और मैं हमेशा से डॉक्टर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी अ, का इस लिहाज से ममनून रहूँगा कि उन्होंने वो पहला बंदा था जिसने मुझे देखा और मेरे अंदर एक स्पार्क उनको नज़र आया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये कर जाएगा। किसी बनी-बनाई क्लास के अंदर एक नौमौलूद किस्म के टीचर को उतारना, वो भी जो बिल्कुल यंग सा हो, बहुत बड़ा रिस्क होता है। नहीं चलेगा तो आपकी बदनामी होगी और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था ऑब्वियसली कोई, तो मैं बिल्कुल नया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बैचलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और जीपीए पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे होते हैं। अगर आपकी मंजिल इस पे है कि यार मैं डिग्री लेके निकलूं किसी तरह, तो रास्ते में जो कुछ भी आपके आ रहा है ना वो आप मिस कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो आपकी नजरों से ओझल है बिकॉज आपकी नजर सामने लगी हुई है, तो इर्द गिर्द तो रास्ता तो मिस कर दिया आपने। अच्छा, मिल भी रहा है रास्ते में तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा होता है, तफरी मिल रही होती है। आज इस होटल पे बैठे हैं, परसों इस होटल पे बैठे हैं, तरसों उसके बाद थोड़ा आगे चले गए तो उसके बाद कोई किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड मिल गई, किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड मिल गई, चलो ये बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई तो फारिग हो गई, उसके बाद सारा दिन उसी पे काम हो रहा है, सारा दिन बातें हो रही हैं और भाई तुमने क्या खाया, मैंने क्या खाया, तुमने क्या पहना, मैंने क्या पहना, इसी के अंदर जो है वो टाइम गुजरे चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। आप बैचलर्स करके बाहर आ जाते हैं और जब दुनिया आपके आपके सामने आती है ना तो आपको समझ नहीं आता क्या करें। फिर अम्मा अब्बा के पास जाते हैं, कहते हैं जी चले मास्टर्स कर लेते हैं, एक एक डिग्री और कर लेते हैं। दुनिया की अब कुछ समझ आना शुरू होती है, बहुत देर हो चुकी होती है उस वक्त। अंग्रेजी का एक मकूला है, डिग योर वेल्स डीप बिफोर यू नीड वाटर। तो आप जिस दौरान में आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आपके पास सबसे बड़ी रिसोर्स जो है वो आपके असातिज़ा हैं। ये वो टीचर्स होते हैं जो आपके आपको पढ़ाने आ रहे हैं। इनके बाहर इंडस्ट्री के अंदर लिंक्स हैं, इनकी ज़िंदगी का तजर्बा है, इनके पास इतना तजर्बा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपने धक्के खा के और ठोकरें खाकर सीखनी है, वो ये ठोकरें ये पहले खा चुके हैं। तो अक्लमंद वो होता है कि जो दूसरों की ठोकरों से सीख लेना, अपनी ठोकरें खाना ज़रूरी तो नहीं होती। सो उन टीचर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएँ, उनको रिस्पेक्ट दें और ऐसे टीचर्स को तलाश करें जो आपको कुछ देने को तैयार हो। इंसान हर किस्म का होता है, असातिज़ा की कम्युनिटी के अंदर भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। अब आपने अगर इंटरमीडिएट करने तक यही नहीं सीखा कि अच्छे इंसान को बुरे इंसान से डिफरेंशिएट किस तरह करना है, तो फिर आपने क्या सीखा? अगर आपके पेरेंट्स ने आपको थोड़ा सा भी एक्सपोज नहीं किया और डायरेक्टली उठा के कॉलेज में डाल दिया और वहां भी अभी तक आप जो है वो मस्ती में जी रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़े एक गफलत के अंदर हैं। आपको समझना चाहिए कि दुनिया और ज़िंदगी बड़ी टफ है। उसके अंदर आगे चलने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और बेहतरीन अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख ले। तो टीचर्स आपकी पहली रिसोर्स है, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करें, उनसे मिलें, उनसे पूछें कि करियर के अंदर कौन सी चीज़ कितनी अहम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसका जो मशवरा है वो एक जगह लिखते रहें, फैसला आपने खुद करना है। और जितना अपने आप को आप जानते हैं ना उतना कोई दूसरा नहीं जानता। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें बताएगा। आप कोशिश करें कि उस जो वो आपको बता रहा है उसको एक जगह लिखते जाएं, एक जगह संभाल के रखते जाएं ताकि आप उसको देख सकें। किसी भी एक डायरेक्शन में इतना आगे ना बढ़ जाए कि दूसरी सारी डायरेक्शंस मिस हो जाए। कुछ लोग पढ़ने में इतना लग जाते हैं कि ना उनके पास दोस्तियां बनाने का टाइम होता है, ना उनके पास अपने टीचर से बात करने का टाइम होता है, उनके पास सिर्फ अपनी जीपीए हासिल करने का टाइम होता है। फिर ऐसे लोग आगे जाके परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज तो होती है लेकिन उनके पास वो ह्यूमन स्किल्स नहीं होते जो आगे जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए। दूसरी अहम तरीन रिसोर्स आपके दोस्त हैं। अभी आप कहेंगे कि अभी पीछे आप कह रहे थे कि जी बाहर खाने खा रहे हैं और घूम रहे फिर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं दोस्त। सीनियर्स, साथी। सीनियर वो शख्स होगा जो कि आपसे पहले मार्केट में उतरेगा। जितने अच्छी सलाम दुआ आपकी सीनियर्स के साथ होगी उतना अच्छा फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये जो मार्केट में पब्लिक उतर रही है इसके साथ मार्केट कर क्या रही है, इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही हैं,
और मैं तो एक बात आपसे कहूंगा, ये अब जाहिर है उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी कोई भी प्रोफेशन हो, फिजियोथेरेपी हो, मेडिसिन हो, व्हाटएवर, जो उन्होंने अभी तक जिसके अंदर कदम नहीं रखा, अभी वो सोचने जा रहे हैं। फाइंड अ पर्सन हु इज वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, फाइंड अ फ्यू पीपल हु आर वर्किंग एज फिजियोथेरेपिस्ट, फाइंड फ्यू पीपल हु आर वर्किंग एज डॉक्टर्स ऑन डिफरेंट स्टेजेस। हाउस ऑफिसर से भी मिले, आरएमओ से भी मिले, रेजिडेंट से भी मिले, कंसल्टेंट से भी मिले, पूछे भाई कैसी जिंदगी है, क्या करते हो, सुबह से शाम गुजरती किस तरह है। आपको पता होगा कि यार इसकी सुबह से लेके शाम का पैटर्न क्या है। डू यू वांट अ लाइफ लाइक दैट? अपने आप से सवाल करें ना कि क्या मैं ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे लग तो रहा है कि वो जबरदस्त कार्डियक सर्जन बड़ी जबरदस्त किस्म की गाड़ी में आता है, मर्सिडीज रखी हुई है इसने, लेकिन उससे पूछें उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसकी वर्किंग आवर्स क्या हैं, उसको आराम मिलता है नहीं मिलता, वो कितना काम करता है, क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं। हर शख्स की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, दैट्स ओके, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक खौफनाक किस्म की 24 घंटे काम करने वाली फील्ड में नहीं उतरना चाहते, आप एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस पे कोई दूसरा, आपकी अपनी रेस है, दूसरे की अपनी रेस है। आपने अपनी कवर में जाना है, दूसरे ने अपनी कवर में जाना है, तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि जी वो बड़ी जबरदस्त जंगजू किस्म की जिंदगी गुजार रहा है तो वो नाकाम है और मैं कामयाब हूं कि मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ। हो सकता है उसको वैसी जिंदगी पसंद हो गई, अगर उसके दिल में कोई रिग्रेट्स नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, तो दैट्स फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं। और अगर आप इस तरह खुश हैं तो आप भी खुश हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। बट द पॉइंट इज कि आप क्या ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो पहली रिसोर्स आपकी हो गई जो आप बिल्ड करेंगे ड्यूरिंग योर बैचलर्स टाइम, दैट इज योर टीचर्स। सेकेंड रिसोर्स है योर नेटवर्क, your network with your friends in your class and the network with your seniors। 1 साल सीनियर हो, 2 साल सीनियर हो, जो आपको ऐसे लोग लगे जो कि थोड़े से मुनासिब हैं, तमीज के हैं, उनके साथ मिलें, गपशप लगाएं, सलाम दुआ करें, राब्ता रखें। अच्छा, अब राब्ता रखने का क्या मतलब है? एक बंदा है जो कि आपको याद आता है सिर्फ जब आपको जरूरत होती है। एक बंदा किसी किसी जगह पढ़ा रहा है, आपको उस जगह पे कोई काम पड़ता है, आप उसको मैसेज करते हैं और उसके बाद फिर 6 महीने तो उसकी खैर खैरियत नहीं पूछते, उसको ईद मुबारक भी नहीं कहते, उसको बकरीद भी नहीं कहते और उसको गोश्त भी नहीं भिजवाते, और उसके बाद फिर आपको वो दोबारा याद आ जाता है जब आपको फिर दोबारा जरूरत होती है। तो हो सकता है वो बंदा बहुत अच्छा हो, आपको हर दफा मुस्कुरा के जवाब दे देता हो, लेकिन आप अच्छे नहीं है इसका मतलब। आप बड़े मतलबी हैं, आप सिर्फ मतलब के टाइम पे उसको याद करते हैं। तो जो नेटवर्किंग है ना, ये टू वे कनेक्शन होता है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब है तो आपको आगे बढ़ के काम करना है। कभी उसको कोई छोटा सा गिफ्ट भिजवा दें यार, आप पहले देखा था आपके लिए पसंद आया था, कभी उसको हैप्पी बर्थडे कह दें, उसको ईद मुबारक कह दें, उसको 14 अगस्त की मुबारकबाद भेज दें, लेकिन फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें। अब वो कोई स्टूडेंट मैसेज करता है, वो फॉरवर्डेड मैसेज है वैसे ही चला दिया होता है उसने, कम से कम उसको एड्रेस कर लें। अगर आप इतनी एफर्ट करना चाह रहे हैं कि आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें एफर्ट भी डाल दें, थोड़ी जान लगा दें, कुछ पर्सनलाइज हो जाए उसके साथ। सोशल मीडिया का मसला है कि हर चीज बड़ी कैजुअल हो गई है, तो अब हम हर चीज कैजुअल लेते हैं। तो अब बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्किंग के जिसके अंदर अब आपको एक्टिवली टाइम लगाना चाहिए पर्पसफुली। यार मैं इन लोगों को जानता हूँ, इनके तजर्बात से सीखना चाहता हूँ। फिर ये कि जो आपके क्लासमेट्स हैं कल को वो किसी अच्छी जगह बैठे होंगे, वो आपको कहीं रेफर कर सकेंगे इफ दे नो यू टू बी अ पर्सन वर्दी ऑफ बीइंग रेफर्ड। अब तीसरी चीज है जनाब, आपके पास नेटवर्क बन गया अच्छा सा एक। तीसरी चीज है इंटर्नशिप्स या उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ताल्लुकात जहां आपकी खपत है, जो आपको यूं समझ लें कि जो आपके प्रोफेशन से मुताल्लिक हैं, उन जगहों पे जाएं, लोगों से मिलें। अब तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कम ही हो रही हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लोगों से एक्सचेंज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स। अगर वो फेसबुक पे कुछ करता है, फॉर एग्जांपल कोई जुमले वुमले लिखता है, कोई किसी चीज पे तबसरा करता है, उसके ऊपर उसको 2-4 कमेंट्स ही डाल दें, हफ्ते में एक आध दफा उस पर बात की आपने, तो इसका जनरेट करें सो दैट आप नाम जहन में आए तो वो अजनबी नाम ना हो। फिर चौथी चीज ये होनी चाहिए जनाब कि आप अपनी एक पहचान बनाएं, आपकी फील्ड है। मिसाल के तौर पे आप अगर अगेन फिजियोथेरेपिस्ट से मुझे लग रहा है ज्यादातर, तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या चीजें जो आप सीख सकते हैं। आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, आप ये हैं,
आप न्यूट्रिशनल कोई डिप्लोमा कर सकते हैं आगे जाके, आप इस तरह के और बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आप एक एडिशनल क्वालिटी दे देगी जो कि दूसरे के पास नहीं होगी, विच मीन्स यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ठीक है ना? तो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड का फायदा ये है कि जब एक बंदे के पास 40 सीवी आएंगे और आपके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी और उसमें आपकी पहचान होगी। पहचान होने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर या रिहैबिलिटेशन के अंदर इंटरेस्ट है, स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। रोजाना 1 घंटा उसको पढ़ने में लगाएं, और जब 1 घंटा आप उसको पढ़ने में लगा सकते हैं तो उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखना शुरू करें। कोशिश करें जो लिखें वो ऑथेंटिक हो, वो उस तरह लिखा गया हो कि जिस तरह लोग उसको लोगों को फायदा हो। और कंटिन्यूअसली अगर आप ये काम करते रहेंगे तो इस एरिया में आपकी पहचान बन जाएगी। आपको अपने क्लाइंटेल के लिए, यानी कि जो लोग आपकी फॉर एग्जांपल सर्विसेज लेना चाहते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आप उनके काम आते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में हार्डली अगर 10-12 हजार लोग आपको जानते हैं और उनमें से हर रोज 5 से 7, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे आपको मिल जाते हैं सर्विसेज के लिए, तो व्हाट एल्स डू यू नीड? इसके अलावा आपको क्या चाहिए? लेकिन ये क्लाइंटेल बनना शुरू होगा जब आप अपनी अपनी जो भी आपकी पर्टिकुलर फील्ड है उससे मुतालिक अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से लिख रहा हूँ और मेरी एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, दूसरी आने वाली है। तो मुझे आपने क्यों बुलाया है? टू टॉक अबाउट करियर, बिकॉज आई राइट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो लोग मुझे अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की के ऊपर बात करने वाले की हैसियत से, लिखने वाले की हैसियत से जानते हैं ना। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो गया, इसके अंदर जाहिर है मुझे कुछ टाइम लगा कि यार पहले तो मुझे फैसला करना था कि वाकई में मैं इस चीज के ऊपर लिखना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंटली लिखना चाहता हूँ या नहीं लिखना चाहता, मैं इस चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ या मैं नहीं बनाना चाहता, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना नहीं चाहता। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं उस्ताद हूँ तो हाँ जी मैं उस्ताद हूँ, मैं बड़ी खुशी खुशी से उस्ताद हूँ। अच्छा, अगर आप मुझे कहें जी आप लिखते हैं, मैं कहूँगा हाँ जी मैं लिखता हूँ, मैं बड़ी खुशी खुशी से लिखता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे जी आप ये काम भी करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं पेशेंट्स नहीं देखता। आप मुझे कहेंगे जी आप मुझे दवा बता दें, मैं कहूँगा जी मैं पेशेंट नहीं देखता, मैं आपको दवा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे मरीज देखे हुए 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। तो मैं मना कर देता हूँ, एक्सक्यूज कर लेता हूँ कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपको दवा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मरीज नहीं देखता। हालांकि ऑब्वियसली डिग्री है मेरे पास। ये और बात है, आप हो सकता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप गाड़ी ना चलाते हो, लेकिन आप कभी बाद में चलाना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सो द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी मैं कि मेरे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जिनकी मदद से मैं फायदा उठा सकता हूँ, जिनको मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ और जिनके मैं काम आ सकता हूँ, जो कल को मेरे काम आ सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे ना, और अगर आपकी नीयत ज्यादा बेहतर ये है कि नीयत दूसरों के काम आने की इसलिए हो कि यार अल्लाह ताला ने कहा है कि हदीस कुदसी है कि जब बंदा उसके बंदों के काम में लगा हुआ होता है तो अल्लाह ताला खुद उसके काम में लगा हुआ होगा। तो आप इस ये वाली नियत कर लें तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी है, इस पे करियर की सक्सेस भी है और आखिरत की सक्सेस भी है। यार मैं इसलिए कर लूं कि मुझे जो है ना वो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मदद, बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं कभी कभार सोचता हूँ, मुझसे कोई पूछता है जी मैं दूसरों की मदद नहीं करते। अभी किसी ने मुझसे पूछा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा यार आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, वो बड़ी आयत है, ला नुरीदु मिनकुम इन्नमा नुरिदु लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन शुकूरा, कि हम जो कुछ भी करते हैं ना वो अल्लाह के लिए करते हैं। हम तुम्हें खाना खिलाते हैं वो अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, उसके भी वाकया भी है। तो हम जो कुछ भी तुम्हें खिलाते हैं वो अल्लाह के लिए खिलाते हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो अल्लाह के लिए करते हैं। और हम तुमसे तो थैंक यू भी नहीं चाहते, ना कोई बदला चाहते हैं, ना थैंक यू चाहते हैं। आप अच्छाई के बीज माशरे में डालते चले जाएंगे, आपकी गुडविल खुद ही डेवलप होती चली जाएगी। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत आपकी डालता चला जाएगा, आपके काम नहीं रुकेंगे अभी। तो जिन लोगों के अल्लाह ताला के दो उंगलियों के दरमियान दिल है, ये भी एक
नदी से मुबारक है। तो जिन लोग जो अल्लाह ताला के बस में है कि वो आपके मोहब्बत, आपके लिए एहतराम लोगों के दिल में डाल दे, तो आपके काम कहाँ रुकने वाले। तो जिसके लिए अल्लाह करे कि भाई ये मेरा बंदा है, इसकी मदद करो, तो कौन सी चीज़ कायनात की जो है वो उसको मदद करने से उसकी रुक सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि बहरहाल और कुछ कुछ मॉडस ऑपरेंडाई है, और उसके अंदर सबसे अहम ये है कि आपका नेटवर्क अच्छा हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, नेटवर्क के अंदर टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई जनाब कि आपका एक्सपोज़र अच्छा हो। दैट मीन्स कि आप जो हैं वो अपने से मुताल्लिक़ लोगों से, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर या इंस्टीट्यूशन के बाहर और सीनियर्स से और इस तरह के मुख्तलिफ लोगों से जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे मिलते रहें। तो जनाब एक शख्स जो जैसे-जैसे आप क्वालिटीज़ आप दाखिल अपने अंदर करते चले जाएँगे, आप चीज़ें सीखते चले जाएँगे, अपने अंदर ऐड करते चले जाएँगे, ये पर्सनल क्वालिटीज़ आप इंडिस्पेंसेबल होते चले जाएँगे अपने इदारे के लिए। आपके दोस्त, आपके जानने वाले कहेंगे, "वही ये एक बंदा है यार, इसका अलग ही मकाम है। यू विल ईज़िली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड।" फिर उसके बाद स्किल है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछेंगे, भाई मैंने कहा जी मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टीचिंग के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, क्लासरूम बिहेवियर के बारे में। अभी पिछले कुछ अरसे में हमें ये ऑप्शन मिला था कि हम कोर्सेरा पर बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं डिजिटल टीचिंग के बारे में, डिजिटल टीचिंग के बारे में और बहुत सारी वो तमाम चीजें जो टीचिंग में एडिशनल हैं, जो हमें नॉर्मली कम बताई जाती हैं या जो कि हम तजर्बे से सीखते हैं, उनको एक्टिवली सीखूं, उनको अप्लाई करूं ताकि मैं एक अच्छा उस्ताद बन सकूं। यही मेरी आइडेंटिटी है मेरे नजदीक। उसके अलावा हो सकता है दुनिया मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती होगी, ये फला काम भी इनको अच्छा करना चाहिए और फला काम भी अच्छा करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने एमबीबीएस किया, आप मरीज को नहीं देखते। भाई मेरी मर्जी नहीं देखता, ठीक है ना। लेकिन जो काम मैं दिल से करता हूँ वो काम मैं फिर ठीक से करता हूँ, उसको करने का मुझे शौक है। तो इसी तरह अगर मैं अपनी एक आइडेंटिटी एज एन ऑथर बनाना चाहता हूँ, तो मेरा काम है कि मैं दिन में कम से कम 1 घंटा मुतालिया करूँ, मुख्तलिफ असनाफ पढ़ूँ, मैं अदब पढ़ूँ, मैं नज़म पढ़ूँ, मैं नसर पढ़ूँ, मैं इंग्लिश पढ़ूँ, मैं उर्दू पढ़ूँ, मैं अरबी पढ़ूँ, मुझे जो कुछ आता है वो मैं पढ़ूँ, ताकि मैं उसको उससे मेरे जहन में आइडियाज पैदा हो, मेरी क्रिएटिविटी पॉलिश हो और मुझे लिखने का तरीका आए। तो ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो ये काम मैं करता हूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स के अगला काम एक तो जनरलाइज स्किल हो गए जो कि अक्रॉस द बोर्ड जरूरत है जिनकी आपको, वो अपने अंदर पैदा करते चले जाएं और अपनी वैल्यूज को शार्पन करते चले जाएं। और उससे अगला काम है कि जो अपने काम से मुतालिक स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। एक एरिया सिलेक्ट कर लें कि मैंने अगर फिजियोथेरेपी करनी है तो आई वांट टू बी अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, या I want to be I want to for example if somebody has an interest कि जी मैं फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसका काम है कि वो रोजाना घंटा डेढ़ बैठ के सेल्स और मार्केटिंग पढ़े, उसको समझे, उन इक्विपमेंट्स को देखे, उनकी वर्किंग समझे। तो आपने अपने आप को इसी वक्त उस रास्ते पे डाल लेना है जहां पे आपकी एक्सपर्टीज जो है, आपके जो जेनरिक ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो, और आपके जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो दोनों पॉलिश होते चले जाएं। जैसे जैसे आप अपने ऊपर एफर्ट करते चले जाओगे वैसे वैसे आप इंडिस्पेंसेबल होते चले जाओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको मुकाबला कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, एक बंदा ज़हीन हो सकता है, एक बंदा हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, मुस्तकिल मिजाज होना अपनी पसंद के काम में ये जरा मुश्किल है। नापसंद के काम में तो जाहिर है बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो कंसिस्टेंटली कोई काम ऐसा कर सकें जो कि आपको पसंद ही नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे करने पड़ते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैं उसमें कभी करता हूँ कभी नहीं करता। तो मुझे लोग कहते हैं कि जी आप इनकंसिस्टेंट है, ठीक है जी। लेकिन जो काम मैं शौक से करता हूँ वो काम मैं शौक से करता हूँ, उसमें कोई मुझे नहीं कह सकता कि आप इनकंसिस्टेंट है। सो करियर का रास्ता बड़ा लंबा है। करियर एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान से मतलब ये है कि अगर आप अपने करियर के बारे में सोचना है तो आपने सिर्फ जॉब के बारे में नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि ये जॉब मेरे उस लॉन्ग टर्म रास्ते को कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। सो दैट मीन्स कि आप जब बैचलर्स करके निकल रहे हैं, आपकी उम्र 25 साल है, तो आपने न सिर्फ ये कि अगले 40 साल या 45 साल जिसमें आपने काम करना है किसी के लिए,
और वो टाइम जो आप जिसमें आपने काम नहीं करना, उसके लिए भी प्लानिंग करनी है। और इसमें सबसे अहम चीज जो है कि आप लंबे अरसे तक काम कर सकें और खुश रह सकें, उसमें हेल्थ है, फैमिली है। तो ये वो चीजें एंगल्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ खराब है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप जो है वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, और 45 ईयर्स की एज में आपको डायबिटीज भी हो जाती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स। और आपको आपकी कॉर्नरी आर्टरी भी बंद हो जाती है, या आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी के दौरे पड़ते हैं, तो फिर फायदा क्या है इतना काम करने का। सो आपके जिस्म का आपके ऊपर हक है। उस एक अच्छे और कामयाब करियर को बंदा एक अच्छी सेहत के ऊपर बिल्ड कर सकता है। अब अच्छी सेहत कैसे आती है, ये तो आप ज़ाहिर है पढ़ते रहते हैं, मैं उस पर क्या बात करूं। फिर एक फैमिली, आपके पीछे एक फैमिली का सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो किसी चीज को बिला वजह में डिले नहीं करना है। हर चीज का एक टाइम होता है, उसको अपने टाइम के हिसाब से करें, और उसके साथ साथ अपने करियर को आहिस्ता 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 बढ़ाते रहें, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें, अपनी एफर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। मुसलसल कंसिस्टेंटली काम करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वलैसा इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक बात लिख दी और फिर वो पूरी ना हो। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हुए दिमाग को अपनी कोशिश कर रहे हैं, और आपका करियर कामयाब हो ही नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मगर आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। अब अगर आज आप टाइपराइटर लेके बैठ जाएं एक सड़क पे और आप कहें जी मैं लोगों के लिए टाइपिंग करता हूं, तो अकल तो दी ना अल्लाह ताला ने आपको। सर अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी है और मेहनत भी करे लेकिन मार्क्स ना ले पाए, ये कैसे पॉसिबल? तो मार्क्स आपको जांचने का सिर्फ एक पैरामीटर है ना। अगर पहली बात तो ये मार्क्स किसी हद तक जरूरी है, बहुत हद तक जरूरी नहीं है। एक दफा आप अपनी प्रोफेशन के अंदर एंटर हो गए ना, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, तो बस आपने एग्जाम को इस हद तक सर पे लेना है कि आप फेल ना हो जाएं और थोड़े मुनासिब से नंबरों से पास हो जाएं। मगर आपकी जो तवज्जो है वो स्किल एक्विजिशन पे होनी चाहिए। तो मार्क्स अगर बहुत ज्यादा नहीं भी आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप तो वैसे भी एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं कि आपका काम देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपको फिजियोथेरेपी करना आती है कि नहीं आती। ठीक है ना। ये थोड़ी देखा जाएगा कि आपकी जीपीए 4 से नीचे अगर गिर गई तो आप खुदा ना खास्ता नालायक हैं। प्लस ये देखा जाएगा कि आपके स्किल्स कितने हैं, आपको फिजियोथेरेपी करना आती है, आपने कुछ एक्स्ट्रा भी कर रखा है या नहीं कर रखा। जाहिर है आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका कंपटीशन है ना वो। फिर आपकी क्लास से बाहर जितने इदारे फिजियोथेरेपी की तालीम दे रहे हैं, उनसे जितने पास आउट्स हैं, वो सारे के सारे आपका कंपटीशन। तो उस सूरत में सबसे मेन चीज जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए, ये अपनी एक पहचान है, ताकि आपकी क्लाइंटेल आपके ग्रेजुएट होने से पहले डेवलप हो। आप सोचे ना, अगर आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के ऊपर रोजाना लिखना शुरू कर दें, आप रोजाना उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर लिखें, चीजें अच्छी अच्छी शेयर करें, उस पर आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से उठा के डायरेक्ट डाल दिया। तो ग्रेजुअली लोग आपको उस हवाले से जानने लगेंगे। फिर जब आप फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो लोग आपसे मशवरे लेंगे, आप अपनी सर्विसेज शुरू कर दें। तो ये इसी तरह आप न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं, आप इस तरह की और बहुत सारी एडिशनल चीजें दौरान योर ग्रेजुएशन सीख सकते हैं, जिससे आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये सोचना है, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी सोच बनानी है कि यार मैं इस मार्क्स के चक्कर से बाहर निकल जो है ना, वो अच्छी बात है, लेकिन ये कि सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, और बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स, कि जब हमारे एडमिशन्स हो रहे होते हैं तो मतलब हर स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव होता है कि बस एमबीबीएस ही करना है, उसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है। मतलब हम अपने माइंड में ये चीज़ सोच कर बैठे हुए होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, बात ये है कि ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स जो हैं वो इतनी होती हैं कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये एक जिंदगी की हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, कुछ और कर लूंगा। सो आप ये देखें कि आपका दिल किस चीज में लगता है। और अगेन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करना चाहते हैं, या फार्मेसी में मास्टर्स करना चाहते हैं, गो एंड फाइंड अ पर्सन हु इज वर्किंग इन दैट फील्ड, एंड डोंट फाइंड वन पर्सन, फाइंड अ फ्यू पीपल जो कि उस जगह पे काम कर रहे हैं। उनसे पूछें यार आप किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं।
आप क्या एफर्ट्स की थी जो आप यहाँ तक पहुंचे थे? पीपल लाइक टू टेल स्टोरीज अबाउट देमसेल्व्स ना, मुझसे आपने मैंने शुरू ही अपनी जिंदगी की कहानी से किया, तो आप किसी से उसके बारे में पूछेंगे, वो बताएगा वो कौन सी एफर्ट्स करके कहाँ तक पहुंचा है। थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करेगा, हो सकता है कुछ चीजें छुपा भी लेगा, सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बहरहाल आप 5-6 लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगी कि यार इस फील्ड के अंदर है क्या, मैं इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता भी हूँ या नहीं। कभी भी excuse me, कभी भी किसी फील्ड का इख्तियार को इसलिए इख्तियार नहीं करना चाहिए कि सब ये काम कर रहे हैं तो मैं भी ये काम करूं। सबकी परसेंटेज अगर फॉर एग्जांपल 75 है और उनको एक फलानी डिवीजन में दाखिला मिल रहा है तो मुझे भी उसी में जाना चाहिए। नहीं भाई, आप ये देखेंगे वो जो जिंदगी गुजरेगी आगे, वो गुजारने में आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब अक्सर मिस कर देते हैं, मुंह केवल घुस जाते हैं एक फील्ड के अंदर और उसके बाद फिर बाद में रोते रहते हैं यार। एक अहम बात मैं मिस कर गया कि अब आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो अब आप आगे देखें, जिंदगी आगे बहुत पड़ी हुई है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब जो है उसको बेहतरीन करके गुजारना है। तो अगर आप एक दफा आगे की तरफ देखना शुरू करेंगे, जो गाड़ी चलाते हुए आपको आगे देखना होता है ना, अगर आप मुसलसल बैक व्यू मिरर में ही देखते रहेंगे और वो मासी का बोझ आपके कंधों पे सवार रहेगा तो वो आपको चलने नहीं देगा। तो उसको जितनी जल्दी उतार सकते हैं उतारें और आगे की तरफ दौड़ लगाएं। इधर एक और क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं सर, कि अगर बंदा मेहनत कर रहा हो और बार बार हम्म फेल हो रहा हो तो फिर हम्म उसे कंटिन्यू रखना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? आ, देखिए इसमें दो, ये असल में बहुत सारी चीजें केस टू केस डिपेंड करती हैं। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, ठीक है, सबसे अहम सवाल ये है। ये आप अपने बारे में आप खुद से बता सकते हैं। अच्छा, अब डिपेंड ये भी करता है कि आप फेलियर किसको करें। आपका एग्जाम ही नहीं निकलना तो फिर आपको कुछ और करना चाहिए डेफिनेटली। कि अगर आप इतना पढ़ने के बाद एग्जाम भी नहीं निकाल सक रहे तो इसका मतलब है कि ये फील्ड आपको हजम ही नहीं हो रही ना। पहला सवाल अपने आप से करना चाहिए कि भाई मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। मैं जाके टीचर से मिले, उनसे मशवरा करेंगे, आपने मुझे क्यों, मतलब इस तरह नहीं कि मुझे क्यों फेल किया है, इस तरह के सर मुझे बता दे मैं मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजों की कमी है जो मुझे पैदा करनी चाहिए ताकि मैं पास कर सकूं। तो एक आध दफा फेल होने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हर चीज में ही फेल हो रहे हैं और हुए ही चले जा रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार व्हाई एम आई इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और क्या मुझे इसी फेलियर के सिलसिले को जारी रखना चाहिए या शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए। वो एक एक एरोनियस किस्म की थॉट है कि जी जो विनर्स नेवर क्विट। नहीं भाई, आपको ये देखना होता है कि ये चीज मेरे लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू शुड क्विट क्विकली एंड क्विट मोर ऑफन। आप देखें कि अगर एक चीज फजूल है तो उसको छोड़ने में देर नहीं लगनी चाहिए आपको। सर क्या बोलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर हम मतलब कुछ सीखना चाह रहे हैं, अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं और हमें इंटर्नशिप्स ना मिले तो उसकी वजह? देखिए, इंटर्नशिप ढूंढना भी एक स्किल है, सही है। सो अगर आपका नेटवर्क होगा तो आपको ढंग की इंटर्नशिप मिलेगी ना। तो उसके लिए आप नेटवर्क के लिए तो आपको बहुत पहले खुदाई करनी पड़ती है। अगेन, डिग योर वेल्स डीप बिफोर यू नीड वाटर। अगर आप बहुत अच्छा एफर्ट करने वाले हैं, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपने टीचर से बात करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं फिट करा देंगे। फिर आपकी अगर अपने इदारे से बाहर जान पहचान है तो जिन इदारों में फिजियोथेरेपी हो रही है या कोई भी काम हो रहा है एक्स वाई जेड, वो उनसे जाके आप मिलेंगे तो वो। अच्छा, इंटर्नशिप यार किसको बुरी लगती है? मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है जी मैं फ्री में आपके पास काम करना चाहता हूँ। मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपने 6 महीने काम करना है कम से कम, उससे पहले हम नहीं आपको छोड़ेंगे, उससे पहले हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। अब आप कैजुअली हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए, काम भी नहीं कर रहे हैं, और वहां जगह पे वैसे ही एक इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट है, उसके अंदर आप कंटेमिनेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे एनवायरमेंट के अंदर माहौल भी खराब कर रहे हैं, मैं क्यों आपको इंटर्नशिप करनी दूंगा? इंटर्नशिप करने का मकसद है कि उस जगह को आपने यूज करना है फॉर फाइंडिंग अ जॉब। मैं ट्यूबरक्लोसिस लैब प्रोविंशियल लेवल की हेड करता हूँ, तो मेरे पास से 3 बच्चे ऐसे हैं कम से कम जिनको मैं नाम लेके बता सकता हूँ, जो मेरे पास इंटर्नशिप करने आए थे। एक ऐसी बच्ची थी जिसने जो इत्तेफाक से जिसकी इंटर्नशिप उस दिन खत्म हुई है, वो उसी दिन SIUT से 2 प्रोफेसर हजरात जो हैं वो हमसे मिलने आई। कुछ हमसे पूछने पाछने आती, वो कहने लगी हम अपनी लैब शुरू करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसा बच्चा है जो कि काम करता हो। हमने उस बच्ची को हाथ उनका पकड़ा दिया, वहां चली गई, उसकी जॉब हो गई। इसी तरह बाद में कोई अपॉर्चुनिटीज निकली तो कुछ ऐसे लोग जो इंटर्नशिप करके गए थे उनको हमने वहां टिका दिया, तो वो वहां चले गए और उनकी जॉब हो गई। सो ऐसे कम से कम 3 बच्चों को जानता हूँ। स्टूडेंट की लाइफ में जो है कैरियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंस रखती है
और कौन सा राइट टाइम है कि स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाए फॉर फील्ड ट्रिप? अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो हर वक्त ही करियर काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, सो स्टूडेंट को हर वक्त अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द अगर कोई उनके अब्बा अम्मा के दोस्त हैं जो फील्ड पे काम करते हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है, इस फील्ड का क्या स्कोप है। आप जब तक देखें एक्टिवली नहीं ढूंढेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। So you need to go and find people who are working actively in that particular career, और आप फिर उनसे पूछें, उनसे मशवरे लें, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर कैरियर काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाहिर है वो कैरियर काउंसलर की जरूरत आपको उस वक्त पड़ती है, प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर की, जब आप कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। आपने इंटरमीडिएट किया है, अब आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं। मुझसे बहुत दफा सवाल करते हैं, जी ये इसका स्कोप है, इसका स्कोप है, इसमें चला जाऊं या इसमें चला जाऊं। मैं हमेशा ही जवाब दूंगा भाई इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या लगता है कि आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं, या आप फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं, या आप किसी भी XYZ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जो जिंदगी उस बंदे की है वैसी जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, आपको वो जिंदगी पसंद ही नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, उसमें जाओ भाई। उसमें क्या जरूरत है कि तुम ये देखो फील्ड बहुत अच्छी है, उसमें आपने कुछ करके नहीं देना है, तो फिर आपका क्या खाक स्कोप होगा उसके अंदर। फील्ड का स्कोप नहीं होता है, स्कोप बंदे का होता है। हाँ, हर फील्ड की कुछ सीलिंग्स होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कहीं आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, कहीं आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, कहीं आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रायोरिटीज एंड योर ओन वैल्यूज एक्चुअली। Okay, sir. Thank you so much for joining us. You're most welcome and thank you for inviting me. Jazakallah khair. Yes, Assalamu sir. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.